इस वीडियो में हम पुनर्वलन कौशल के बारे में अध्ययन करें कि कक्षा कक्ष में पुनर्वलन कौशल की क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जानें कि पुनर्वलन कौशल क्या है, अर्थात स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। यह विद्यार्थियों की क्रियाओं को शाब्दिक तथा अशाब्दिक क्रियाओं द्वारा प्रोत्साहित करना पुनर्वलन कहलाता है तथा अनुशासित कक्षा शिक्षण को नियंत्रित कक्षा शिक्षण माना जाता है। इस प्रकार से पुनर्वलन का अभिप्राय है कि ऐसे उद्दीपनों को प्रयोग करना जिनके प्रस्तुतिकरण से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। इन उद्दीपनों में पुरस्कार, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, कमियां बताना आदि क्रियाएं आती हैं। अब आइए हम जानें कि पुनर्वलन कौशल के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं। यहाँ पे पुनर्वलन कौशल के प्रमुख उपाय दिए हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सकारात्मक तथा नकारात्मक पुनर्वलन दिया गया है, अर्थात पॉजिटिव एवं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पुनर्वलन की तकनीक ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को सकारात्मक पुनर्वलन प्राप्त हो। कहने का आशय यह है कि सकारात्मक पुनर्वलन पर जोर दिया जाना चाहिए तथा नकारात्मक पुनर्वलन के प्रयोग से बचना चाहिए। दूसरा है शाब्दिक एवं अशाब्दिक पुनर्वलन। इसे हम वर्बल एवं नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। शाब्दिक तथा अशाब्दिक संकेत पुनर्वलन का कार्य करते हैं। उनकी पहचान कर उनका उपयोग शिक्षण कार्य में किया जाना चाहिए। तीसरा है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन कौशल कमजोर तथा प्रतिभाशाली दोनों के लिए आवश्यक होता है। प्रोत्साहन उद्दीपन विद्यार्थियों की उपलब्धि को उच्चतम स्तर तक ले जाने में सहायक होता है। चौथा है शब्द संकेत। शब्द संकेत विद्यार्थियों से नकारात्मक उत्तर प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ऐसे संकेतों का चयन किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों के भ्रम को समाप्त कर सही उत्तर देने में मदद कर सके। कौन से संकेत कैसे देने हैं इसकी जानकारी तथा प्रयोग का कौशल विकसित होना आवश्यक होता है। पांचवा है मौन। मौन का उपयोग उपकरण की तरह किया जा सकता है। मौन का अपना अलग महत्व है। इसके माध्यम से आवश्यकता अनुसार सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्वलन दिया जा सकता है। इसके बाद है चयनित छात्रों पर केंद्रित। शिक्षण कुछ छात्रों के लिए न होकर सभी के लिए होता है, लेकिन कक्षा के कुछ छात्रों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है तथा उन्हें अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता होती है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की पहचान कर उन्हें अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वे अन्य विद्यार्थियों की भांति ज्ञानार्जन प्राप्त कर सकें। अगला है नेत्र संपर्क। विद्यार्थियों पर निगाह रखने से उनको ज्ञानार्जन हेतु प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही विद्यार्थी शिक्षक से जुड़ा रहता है, जिस कारण विद्यार्थियों द्वारा की गई अनुक्रिया के आधार पर वह मूल्यांकन भी कर सकता है। इस कौशल के उपयोग से निःशब्दता की स्थिति का निर्धारण, कक्षा कक्ष नियंत्रण तथा कक्षा कक्ष वातावरण प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है। अगला है अवलोकन। कक्षा के भौतिक स्वरूप तथा सामाजिक वातावरण के प्रति अधिक सावधान रहना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक सतत अवलोकन करते रहें। अब आइए हम जानें कि पुनर्वलन कौशल के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। इसके लिए
मुख्यतः सावधानियाँ रखने की इस प्रकार से है। सबसे पहले इसमें है पुनर्बल को आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है पुनर्बलन सभी विद्यार्थियों के लिए, न कि केवल उत्तर देने के लिए या होशियार बच्चों के लिए हो। तीसरा, पुनर्बलन देने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन एवं प्रयोग करना चाहिए। चौथा, पुनर्बलन के लिए नए नए कथनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें इस प्रकार से हैं कि हमें पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षक को सकारात्मक पुनर्बलन का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों में कक्षा कक्ष सहभागिता तथा अधिगम क्रियाओं में भाग लेने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके। इससे विद्यार्थियों के व्यवहार को वांछित उद्देश्य के अनुसार बनाने में मदद मिलती है। फिर है शिक्षक को नकारात्मक गतिविधियों के प्रयोग से बचना चाहिए। ये गतिविधियाँ विद्यार्थियों को हतोत्साहित करती हैं। नकारात्मक क्रियाएं विद्यार्थियों के लिए दंड की भांति कार्य करती हैं। अगला है शिक्षक विभिन्न शब्दों के माध्यम से सकारात्मक पुनर्बलन दे सकता है। उसे विद्यार्थियों के विचार तथा संवेदनाओं को स्वीकार करना चाहिए। शिक्षक को प्रोत्साहित देने वाले शब्दों का प्रयोग करते रहना चाहिए, जैसे अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट आदि। शिक्षक को अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करते रहना चाहिए जो उसके हाव भाव से परिलक्षित हो, जैसे सिर की गतिविधि, मुस्कुराना, आँखों की गतिविधि, विद्यार्थियों के बताए गए उत्तर को बोर्ड में लिखना, उत्तरों को ध्यान से सुनना आदि। शिक्षक को नकारात्मक अशाब्दिक तथा शाब्दिक गतिविधियों से बचना चाहिए। उसे हतोत्साहित करने वाले वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम ऐसा काम मत किया करो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो इत्यादि। इसी प्रकार अशाब्दिक गतिविधियों जैसे उत्तर देने वाले पर ध्यान न देना, विद्यार्थियों को कड़ी नज़र से देखना इत्यादि से बचना चाहिए। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों का कक्षा कक्ष गतिविधि अर्थात अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं तो जिन विद्यार्थियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और उनका शैक्षणिक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है। पुनर्बलन के लिए समय समय पर विभिन्न शब्दों का प्रयोग करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ही गिने चुने शब्दों का प्रयोग किया जाए। अत्यधिक पुनर्बलन से बचना चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहीं पुनर्बलन किया जाना चाहिए। अगला है पुनर्बलन कौशल का अवलोकन एवं मूल्यांकन। इसमें कुछ निम्नलिखित बिंदु आते हैं। सबसे पहले इसमें पहला है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलनों का उपयोग। दूसरा है अतिरिक्त शाब्दिक संकेतों का उपयोग। तीसरा सकारात्मक अशाब्दिक संकेतों का उपयोग। चौथा नकारात्मक शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्बलन का उपयोग। पाँचवा पुनर्बलन का गलत या अनुपयुक्त उपयोग। छठवां प्रोत्साहन प्रदान करना। सातवां नियंत्रण तथा महत्व देने के लिए मौन या खामोशी का प्रयोग। आठवां मतभेद समाप्ति की स्थिति और नौवां आवश्यकता होने पर पुनर्बलन का न देना। अब आइए हम सूक्ष्म शिक्षण हेतु विज्ञान विषय के लिए एक पुनर्बलन कौशल का पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाते हैं। सबसे पहले इसमें दिनांक आता है, फिर
किस कक्षा के लिए हमको यह कौशल बनानी है। यहाँ विषय हमने विज्ञान लिया है। समय आप 6 मिनट 7 मिनट निर्धारित कर सकते हैं। प्रकरण हमने लिया है विद्युत धारा एवं इसके प्रकार। इस कौशल के मुख्य घटक इस प्रकार से हैं। इसमें प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग करना, हाव भाव तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक एवं अशाब्दिक कथनों का प्रयोग, विद्यार्थियों के सही उत्तरों को श्याम पट पर लिखना, पुनर्वर्ण का समुचित उपयोग, विद्यार्थियों के सुझाव का समर्थन। अब आइए हम एक तालिका के माध्यम से पुनर्बल कौशल को समझें। यहाँ दिया है क्रमांक, शिक्षक, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। सबसे पहले यहाँ हम शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्यार्थी उत्तर देते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि बच्चों ने शिक्षक के प्रश्न का सही जवाब दिया है, इसलिए शिक्षक को यहाँ पे पुनर्वर्ण कौशल का उपयोग करना चाहिए। तो शिक्षक ने बच्चों के सही उत्तर जवाब देने के लिए यहाँ बहुत अच्छा कहा है। इससे बच्चों का उत्साह वर्धन होता है। अगला प्रश्न शिक्षक विद्यार्थियों से पूछे हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्यार्थी उत्तर देते हैं एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड। यहाँ हमने पुनः शिक्षक ने पुनर्वर्ण कौशल का उपयोग किया है। सही उत्तर देने पर शिक्षक शाबाश कहते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। विद्यार्थी इसमें निरुत्तर रहते हैं, तो इसके लिए शिक्षक प्रश्न का उत्तर देते हैं विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं। पहला दृष्टि धारा, दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। फिर अगला प्रश्न शिक्षक विद्यार्थियों से पूछते हैं कि विद्युत धारा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। विद्यार्थी प्रश्न का सही जवाब देते हैं कि सेल, बैटरी, जनरेटर आदि। इस प्रकार से शिक्षक यहाँ पुनर्वर्ण कौशल का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा। इसी प्रकार से हम गणित विषय के लिए भी पुनर्वर्ण कौशल का सूक्ष्म पाठ्य योजना बना सकते हैं। इसमें आप दिनांक, यहाँ पे कक्षा, जो भी कक्षा पढ़ाना चाहते हैं आप, कक्षा 6, 7, 8, विषय है गणित, समय आप यहाँ निर्धारित कर सकते हैं 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। प्रकरण यहाँ है पूर्णांक संख्याएं। इसके प्रमुख घटक हैं, कौशल के प्रमुख घटक इस प्रकार से दिए हैं सकारात्मक शाब्दिक एवं अशाब्दिक पुनर्वलन, नकारात्मक शाब्दिक एवं अशाब्दिक पुनर्वलन, पुनरावृत्ति एवं व्याख्या, उत्तर को श्यामपट पर लिखना। आदर्श यहाँ पर प्रश्न है पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। अब इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में गतिविधि के माध्यम से रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाते हैं, जो इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ क्रमांक है शिक्षक, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं क्या आप पूर्ण संख्याएं जानते हैं। छात्र जवाब देते हैं हाँ, 0, 1, 2, 3 आदि पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि विद्यार्थियों ने शिक्षक के प्रश्न का सही जवाब दिया, इसलिए यहाँ पे शिक्षक पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं कि बहुत अच्छा। इससे बच्चों में उत्साहवर्धन होता है, उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है। दूसरा प्रश्न है यदि 5 में से 6 को घटाएं तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। छात्र उत्तर देते हैं 5 में से 6 को घटाएंगे तो -1 संख्या प्राप्त होगी।
क्योंकि बच्चों ने शिक्षक के प्रश्न का सही जवाब दिया है, इसलिए उन्हें शाबाश कहते हैं। यानी ये पुनर्वलन कौशल है, रीइंफोर्समेंट करते हैं। अब बताइए कि 20 में से 25 घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी। छात्र जवाब देते हैं 5 संख्या प्राप्त होगी। शिक्षक बोलते हैं कि यह गलत है। तो बच्चे पूछते हैं गुरुजी कैसे हुआ। यहाँ हमने 20 में से 25 घटाने को कहा था, किंतु आपने 25 में से 20 घटाया, इसलिए ये यहाँ पे गलत आया। तो बच्चे अपनी गलती को, भूल को स्वीकार करते हैं। तो बताओ कि सही संख्या क्या होगी। अब बच्चे चूँकि समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो कहते हैं गुरुजी -5 संख्या होगी, अर्थात अपने भूल का उन्हें एहसास हो गया। तो बताइए कि -1 एवं -5 कौन सी संख्याएं कहलाएंगी। बच्चे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं और कहते हैं हमें नहीं मालूम। इस प्रकार से शिक्षक बताते हैं कि जब पूर्ण संख्याओं के साथ ऋण चिन्ह जैसे -1, -2, -3, -4, -5 आदि लग जाएं तो इन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। -1, -2 आदि को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। बच्चे इस प्रकार से समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने रीइंफोर्समेंट का प्रयोग कर यानी पुनर्वलन के बारे में जाना कि किस प्रकार से बच्चों के द्वारा सही जवाब देने पर उन्हें रीइंफोर्स या पुनर्वलन किया जा सकता है। इससे बच्चों में प्रोत्साहन भी मिलता है और उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरणा भी मिलती है। इस प्रकार यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।